पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो बी का अर्थ ये वाला ब्रैकेट होगा, एफ का अर्थ यहाँ पर वाला ब्रैकेट होगा। तो निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बी के स्थान पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 0 0 और ए के स्थान पर लिखना पड़ेगा प्लस का चिन्ह 1 1 0 और एस के स्थान पे लिखना पड़ेगा माइनस का चिन्ह, फिर 9 0, एफ के स्थान पर लिखना पड़ेगा, एफ के स्थान पर ब्रैकेट बंद हो जाएगा और देखिए डी के स्थान पर आएगा भाग और बी के स्थान पर वापस से ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग 9, एम के स्थान पर लिखेंगे हम लोग गुणा 10 आ जाएगा, एस के स्थान पर लिखना पड़ेगा माइनस, फिर 10 और एफ के स्थान पर वापस ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 700 है और इसमें से पहले 90 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 20, तो ये आ जाएगा मेरे पास 720। ठीक है, भाग। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 90 में से 10 कम करेंगे तो 80 आ जाएगा और देखिए यहाँ अब डिवाइड करेंगे 720 में 80 का, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा और थीटा बराबर 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस कैटेगरी में देखिए जो थीटा का जो मान होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में है। यदि मैं यहाँ पर 30 डिग्री रखता हूँ तो यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा, तो cos 2 इंटू 30 कितना होगा, cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री बराबर sin 30 डिग्री। आपको पता है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और sin 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो LHS बराबर RHS आ रहा है, कब रखने पर, जब थीटा बराबर क्या रखा है आपने 30 डिग्री रखा है, यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। पहली 8 भाज्य प्राकृत संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है पहली 8 भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 6 8 9 10 और 12 14 और 15, यह हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए इनका हम लोग को माध्य निकालना है, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं 8, डिवाइड करेंगे तो टोटल हो जाएगा मेरे पास 78/8। इसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे पहली अभाज्य संख्या, ठीक है, पहले वाली भाज्य थी, अब वाली है अभाज्य। अभाज्य संख्या कौन सी है, 8, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। अब देखिए यहाँ पर माध्य निकालना है, तो अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालने के लिए क्या तरीका है, योग बटा संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ 77/8। अब हमें निकालना है अंतर। अब देखिए यहाँ माध्य का अंतर चाहिए, तो अंतर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या है 78/8। ठीक है, 78/8 माइनस करेंगे 77/8। अब जब अंतर आ जाएगा तो आ जाएगा 1/8, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं तो वो है पीरोम। ठीक है, यह है सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, पीरोम। अब पीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। अब आपको पता है देखिए मैग्नेटिक टेप, CD रोम, फ्लॉपी, ये देखिए सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को 5 नंबर, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1969। 1969 को भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था।
ठीक है। और बात करते हैं भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या था, भारत का प्रथम परमाणु, ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ठीक है, रिएक्टर की बात करते हैं तो ये थे अप्सरा। कौन था? अप्सरा, ठीक है। अगर रिएक्टर की बात करेंगे तो उसका आंसर आएगा अप्सरा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिए हमारे पास, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, बी को कार्य पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे ए और बी। बोला गया है बी ए की तुलना में 20%, ए की तुलना में 20% कम कार्य कुशल है, ठीक है, ए की तुलना में। अगर ये 100 है तो बी कितना आएगा? 80%। काट देंगे हम लोग, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। ये आ जाएगी हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग पूरा कार्य निकालते हैं तो ए का कार्य करने के कितने दिन लेता है? 12 दिन। और एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। एफिशिएंसी 5, टाइम कितना? 12। तो टोटल वर्क हो गया 60। अब हमें बी को लगने वाला समय निकालना है। तो बी को लगने वाला समय कितना आ जाएगा? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 60, एफिशिएंसी बी की कितनी? 4। तो कितना आंसर आ जाएगा? 15 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो पहला ऑप्शन है देखिए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तीसरा शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और चौथा है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अब बात करते हैं कोयना परियोजना की। तो कोयना परियोजना कोयना नदी पे महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बात करते हैं शरावती परियोजना की। तो शरावती नदी पर ये कहाँ पर है? शरावती नदी पे ये कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं चमेरा जल विद्युत परियोजना। ये है रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी है? रावी नदी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर, अम्बेर बराबर 227 है, ब्राउन बराबर 14 तो ग्रीन बराबर क्या होगा? हम लोगों को देखना है कि अंबर का नंबर 1 है, इसका 13, 2, 5 और 18। हम लोग जब इनको ऐड करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, ठीक है, सभी नंबरों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर हो जाता है 39। और 39 का मतलब होता है 3 × 9 और ये कितना होता है? 27। इसी प्रकार से हम लोग ब्राउन की बात करते हैं तो ब्राउन का नंबर कितना होता है? 2, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, डब्लू का नंबर 23 और एन का नंबर 14। जब हम लोग इनको ऐड करते हैं तो टोटल हमारे पास होता है 72। कितने होते हैं? 72 होते हैं। और 72 का मतलब हुआ है यहाँ पर 7 × 2 तो कितने हो जाएंगे? 14। और यही दे रखा है 14। अब बात करते हैं ग्रीन की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन में क्या होता है? जी का नंबर कितना होता है? 7। अब बात करते हैं आर का नंबर कितना होता है? 18। ई का नंबर कितना होता है? 5, 2 बार लिखेंगे 5। और एन का नंबर कितना होता है? 14, ठीक है। अब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाता है हमारे पास? 49। और 49 का मतलब होता है 4 × 9 और 4 × 9 का मतलब हुआ है यहाँ 36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है इंदुलाल याग्निक। कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक लाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो दिए गए अवयव में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो देखिए इसके अंदर से सही आंसर आएगा। देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ 14, 10 कितने होते हैं? 14 और 10
इन दोनों को तो जोड़ेंगे, कितना हो गया 24, 24 में से क्या कम कर देंगे 8, कितना आया बताइए 16। तो अब एक बार हमने यहाँ पर चेक किया 16, इसी प्रकार से देखिए 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 में से कितना कम करेंगे 6, कितना आ जाएगा 14। इसी प्रकार तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, 16 में से कितना कम करेंगे 4, कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 में से कितने कम करेंगे 2, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया हमने, 14 और 10 कितने होते हैं 24, 24 में से 8 कम करेंगे तो 16 हमारे पास आंसर एकदम सटीक आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए संवेग होता है, ठीक है, तो संवेग में क्या होता है P बराबर क्या होता है mv। अब देखिए ये तो अदिश राशि है और ये सदिश राशि है, और अब आपको पता होना चाहिए कि एक अदिश गुणा एक सदिश, ठीक है, मिला के एक सदिश राशि होती है। तो ये क्या है एक सदिश राशि है। बल क्या होता है m इंटू ए, और ए क्या है एक सदिश राशि, और आपको पता है द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि, सदिश अदिश मिलके क्या होता है एक सदिश राशि। तो ये भी क्या है एक सदिश राशि। द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि, द्रव्यमान क्या है एक अदिश राशि, और वेग भी क्या है हमारे एक सदिश राशि। तो कुल मिला के जो आंसर आ जाएगा हमारे पास हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। बोला गया है ए बी और सी एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु। देखिए यहाँ पी क्यू और आर लिखेंगे, पी क्यू और आर ये मध्य बिंदु है। तो हम लोग मध्य बिंदु से त्रिभुज और बना लेंगे। अब पूछा गया है त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, वो होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, और हम लोगों को पता है √3/4 और भुजा कितनी है 4 × 4, तो काटेंगे कितना आ जाएगा √3 × 4। इसके बाद पूछा गया है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है, इसे निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे 1/4, क्योंकि देखिए यहाँ 1 2 3 4 4 त्रिभुज है, 4 में से केवल एक का निकालना है, 1/4 और लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे, ठीक है। तो मुझे बताओ 1/4 और यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल √3 × 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे और फाइनली आंसर आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्ण पढ़े और प्रश्न का उत्तर दे। आई जे के एल एम और एन हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है। आई और एम बहनें हैं, आई और एम क्या है, आई और एम की बात करते हैं तो ये बहनें हैं, ये क्या है बहनें हैं, और बहनें हैं तो सीधा डायरेक्शन हो जाएगा, ओके। इसके बाद में एन और एन एम का भाई है, एन क्या है एम का भाई है, तो ये देखिए यहाँ एन आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है, के आई के चाचा का, के बोला गया है के आई के चाचा का इकलौता पुत्र है। आई है, आई का क्या होगा पिता होगा, पिता का भाई होगा और भाई का क्या होगा पुत्र होगा, ठीक है। कौन है के, ये है, ये पुत्र है। जे और एल के पिता के भाई के पुत्र, जे और एल के पिता के भाई के पुत्र है। तो देखिए यहाँ जे और एल कौन है, के पिता के भाई के पुत्र है। के पिता का या तो ये होंगे या फिर अलग और भाई बना देंगे, ठीक है, और उसके क्या हो जाएंगे ये पुत्र हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे जे और एल, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। पूछा के एम से किस प्रकार संबंधित है, के एम से किस प्रकार संबंधित, के एम से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पिता के भाई के पुत्र क्या होते हैं चचेरा भाई या बहन, तो सही आंसर जो हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 42वें संविधान संशोधन,
अधिनियम के आधार पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। यहाँ पर देखिए कि दर्पण छवि का चयन कीजिए। जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसका दर्पण परसेंटेज आना चाहिए पहले। तो अब देखिए यहाँ पर इसका दर्पण क्या आ जाएगा, देखिए दर्पण जो आएगा वो आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर इस तरह से। तो केवल बी ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है, तो ये तो गलत, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है हमें। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो है ग्रैमी। ग्रैमी पुरस्कार है वो संगीत से संबंधित है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1959 से दिया जाता है। ठीक है, कब से दिया जाता है? 1959 से दिया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर बॉयल गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो सही आंसर है बॉयल के नियम अनुसार। ठीक है, तो बॉयल के नियम अनुसार क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? P। और या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं? V बराबर क्या हो सकता है? एक K बटा P, और P को गुणा कर देंगे, PV बराबर क्या लिख सकते हैं? K। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास बॉयल का नियम हो गया। तो इसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पर स्थिर दाब पर गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें चार्ल्स का नियम भी ध्यान रखना है, जिसमें क्या होता है यहाँ पर नियत दाब पर, यानी दाब समान होता है, आयतन है वो ताप के समानुपाती होते हैं। इसके अनुसार, इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है गे लुसाक का नियम क्या होता है। किसका? गे लुसाक का नियम क्या होता है। और गे लुसाक के नियम के हिसाब से हमें देखना है कि P प्रोपोर्शनल टू T होता है। क्या होता है? P प्रोपोर्शनल टू T होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है? आयतन निश्चित नियत होता है। क्या होता है? आयतन नियत होता है और दाब समानुपाती होता है ताप के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ए और बी की कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है तो हम लोग पहले वर्क निकाल लेंगे। एफिशिएंसी कितनी है? 3, और समय कितना लग रहा है? 12, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 कार्य हो चुका है। अब इसी कार्य को कौन करने वाला है? बी करने वाला है। तो लगने वाला समय निकालना है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 36, एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो समय कितना लगा? 9 डेज। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9 डेज, यानी बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बोला गया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, पहला प्रयास किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने किया था। तो राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों को ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है यहाँ पर बड़ी आंत। बड़ी आंत है वो परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। ठीक है, बड़ी आंत क्या है? पाचन तंत्र का प्रमुख भाग होता है। ठीक है, चलिए अब परिसंचरण तंत्र में भाग लेने वाले मुख्य भाग कौन है? एक तो हृदय होता है, एक तो ये भाग है, एक हृदय होता है, एक रक्त होता है और एक रक्त वाहिनी धमनियाँ होती हैं। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का चमकता हुआ सतह जो कहलाता है वो कहलाता है फोटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का बाह्य प्रभाव मंडल जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्थल मंडल की बात करते हैं। अगर स्थल मंडल की बात करें तो किसी पथरीले ग्रह या प्राकृतिक उपग्रह की सबसे ऊपर पथरीली या चट्टान निर्मित परत को कहते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच में हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था 1921 से 1922 के बीच, यानी कौन सा होगा? सी ऑप्शन हो। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था। केरल में भी कहाँ हुआ था? ये हुआ था यहाँ पर मालाबार क्षेत्र के अंदर। कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र के अंदर। केरल में मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम
निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका आउटपुट प्रोसेस। क्या हो जाएगा? आउटपुट प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पर दिए गए कथनों और निष्कर्षों के ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए हमें निम्न प्रश्नों का आंसर देना है। कोई भी पायलट नौसिखिया नहीं है। तो देखिए एक तो हमारे पास कौन आ जाएगा? पायलट, ठीक है। और नहीं वाली कंडीशन है, इसमें नेगेटिव कंडीशन है। क्या है? नौसिखिया है। क्या है? नौसिखिया है, ठीक है। इसके बाद में बोला गया है कुछ नौसिखिए खिलाड़ी है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? खिलाड़ी करेंगे। क्या करेंगे? खिलाड़ी करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं हैं। तो कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं हैं, देखिए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखिए कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है, इनका हमें पता नहीं है, तो कंफर्म नहीं कह सकते। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। तो कुछ नौसिखिए तो खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में भी देखिए हम लोग कंफर्म नहीं कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पर कुछ पायलट खिलाड़ी है। कुछ पायलट खिलाड़ी है क्या? इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। चलिए, तो कुछ खिलाड़ी पायलट हैं, कुछ खिलाड़ी पायलट हैं। अब कुछ खिलाड़ी पायलट है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब देखिए हमें आंसर देना है, तो आंसर देने के लिए देखिए कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं है। अब कुछ नौसिखिए खिलाड़ी है तो कुछ नौसिखिए खिलाड़ी नहीं होंगे, ये हम लोग थोड़ा सा आंसर निकाल सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट है नहीं है, इसलिए हम लोग इसका आंसर स्पष्ट रूप से तो दे नहीं सकते, ठीक है। फिर भी हम लोग इसमें आंसर केवल देखेंगे कौन? बी ऑप्शन देंगे, ठीक है। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? ठीक है, तो भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो इसमें आंसर आ जाएगा यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए की थी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित, जैसे कि दूसरा पद पहले पद से है। तो कुत्ता रखवाली के लिए आता है, तो घोड़ा किसके लिए आता है? घोड़ा होता है सवारी के लिए, ठीक है। तो 26वें में कौन सा आंसर आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी भी प्राकृत संख्या के n के लिए परिणाम का अंतिम अंक कौन सा होगा? तो देखिए जब n बराबर आप n बराबर 1 रखते हैं तो 6 माइनस 5 कितना आता है? 1। जब n बराबर 2 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर, देखो ये 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 25, तो इसमें कितना आता है? 11। तो कुल मिला के इकाई का अंक कितना आ रहा है? जितने भी मान रखते हुए जाएंगे इकाई का अंक 1 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। यदि p बराबर 2 प्लस 0 पॉइंट, देखिए यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 2 प्लस 0.2, अब इसका भाग इसमें दे देंगे बटे में 0.4 माइनस 2, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही जाएगा, 2 का भाग देंगे तो क्या? 1, 2 दूनी 4। तो कुल मिला के जो मेरे पास आएगा वो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 1 5, ठीक है। 2 से 2 तो कट ही जाएगा, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आया वो 1/2 आया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, नीचे देखते हैं नीचे क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर है 2 माइनस 0.2, इसको भी गुणा करेंगे तो 0.4 ही आएगा। अब इसमें भी भाग देंगे 2 माइनस 0.2 भाग 0.4 माइनस 2 से 2 काट देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/2। तो यहाँ भी कितना आया? 1/2। तो कुल मिला के p/q है, तो 1/2 बटे में 1/2, तो कट के क्या आएगा? 1। तो फाइनली आंसर कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्शाता। फरवरी के महीने में कोलकाता और AQI का के औसत में कितना अंतर है? तो सबसे पहले हमें कोलकाता के लिए औसत निकालना पड़ेगा, फिर दिल्ली के लिए औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कलकत्ता के लिए औसत में हम लोगों को इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 1040, ओके। तो अब हम लोगों को औसत निकालना है, तो 1040 बटे में किसका भाग देंगे? 4 का, तो कितना आएगा? 260। यह आ चुका है हमारे पास, कोलकाता का औसत आ चुका है।
इसके बाद जब हम लोग यहाँ पर दिल्ली के लिए टोटल योग करते हैं तो इसके लिए भी 248, 246, 246, 236 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा 976। अब यहाँ पर एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 976 के अंदर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा 244। अब पूछा ये गया है कि यहाँ पर अंतर क्या होगा, तो अगर अंतर पूछा गया है तो अंतर जो होगा वो होगा 260 में से 244 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 16 मतलब कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसका एक पहल है, तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरोपीय संघ का। यूरोपीय संघ की एक पहल है। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का क्वेश्चन है, सीता फतेहपुरी में अपने कॉलेज जाने फतेहपुर सीकरी ऐप में अपने कॉलेज जाने के लिए अंधेरी ए से कहाँ से चलना शुरू करें हैं, अंधेरी ए से चलना शुरू करते हैं। अपने घर से एक ऑटो लेती है, सीधे कॉलेज जाने वाली सड़क पर जाने के बजाय जहाँ कोई मोड़ नहीं था, ऑटो चालक 10 किलोमीटर बाद मुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सीधे यहाँ पर 10 किलोमीटर चल लिया, कोई मोड़ नहीं था, उसके बाद में वह मुड़ता है। कहाँ पर मुड़ता है, बी, बांद्रा चौराहे से दाहिनी ओर मुड़ता है और यहाँ से ये दाहिनी ओर मुड़ जाता है। ये चल लिया दाहिनी ओर और कितना 8 किलोमीटर चल लिया है। उसके बाद यहाँ कौन सा बिंदु आ चुका, टी बिंदु, यानी सी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। और उसके बाद फिर 12 किलोमीटर के बाद यानी ये यहाँ से क्या करता है, बाएं मुड़ जाता है और बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, और कितना चलेगा, बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। ये 12 किलोमीटर और चल दिए, जाने के बाद बिल्डिंग डी से बाएं मुड़ जाता है। अब देखो बाएं और कितना किलोमीटर चल लेता है, वापस 8 किलोमीटर चल लेता है और कहाँ पहुँच जाते हैं, ई पर पहुँच जाते हैं। ई पर फिर दाएं मुड़ते हैं, दाएं का मतलब कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, और कितना किलोमीटर चलेंगे, 4 किलोमीटर। अब ये पूछा है यहाँ से वह देखिए ऐप तक पहुँच जाता है, यानी फतेहपुरी पहुँच जाता है। यदि ऑटो चालक ने सीधा रास्ता लिया होता तो सीता ने वास्तव में शुरुआती बिंदु से गंतव्य के बीच कितनी कम दूरी तय की होती। अब पहले तो हम लोगों को पूरी दूरी काउंट करनी पड़ेगी, तो देखिए यहाँ से कितनी की, 10 भी काउंट करनी पड़ेगी, 8, तो 10 के बाद में 8 भी काउंट करनी पड़ेगी, और देखिए यहाँ 12 भी काउंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में ये अपने लिए 8, तो 8 और काउंट करेंगे और यहाँ से 4, तो कुल मिला के कितनी दूरी तय की है वो पूरी दूरी हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो 10, 8, 12, 8, 4 टोटल कितनी हो गई, 42 किलोमीटर की दूरी तय की। और अगर ये सीधा ही चलती तो सीधी के मतलब यहाँ से सीधे आ जाते हम लोग। ठीक है, तो कितनी दूरी होती, एक तो ये होती तुम्हारी 10, एक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 12। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक की 12 ही रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 4। तो हम लोग इसको जोड़ते तो कितनी आती है बताओ, 26 किलोमीटर। तो मुझे बताओ यहाँ पर अंतर कितने का है, अंतर है यहाँ पर, अंतर है 42 माइनस 26, तो कितने का अंतर आ जाएगा, यहाँ पर 16 किलोमीटर का अंतर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो कितनी दूरी कम तय करनी पड़ती, 16 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, येन किस देश की मुद्रा है, तो येन है यहाँ पर, तो सही आंसर आ जाएगा जापान की मुद्रा है। ठीक है, किसकी है, जापान की मुद्रा है। अगर बात करते हैं मालदीव, ठीक है, मालदीव की मुद्रा क्या है, रुपया, मालदीव की मुद्रा क्या है, रुपया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन, क्या है, वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है, वॉन है। इसी प्रकार अन्य देशों की मुद्राएं भी हम लोगों को याद रख ली हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वो है टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, तो सही आंसर आ जाएगा, कौन सा आएगा, कार्ल लिनियस। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब स्क्वायर करेंगे हम लोग यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस एक्स रूट 12 बराबर, अब जो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ए स्क्वायर करेंगे रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4,
और बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 रूट 4 गुणा 3, ये करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 7, ठीक है। अब मुझे बताओ 19 उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 19 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस एक्स रूट 12 बराबर 17, 19 में से कितना घटा देंगे हम लोग, 7 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, यह आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा। 12 किस में आएगा, माइनस में, माइनस का 2 रूट 12, ठीक है, 2 रूट 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 रूट 12 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, माइनस का रूट 12 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना, ये बचेगा रूट 12, क्या बचेगा, रूट 12 माइनस का क्या बचेगा, 2, ये बचेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो रूट 12 से रूट 12 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा x बराबर क्या बचेगा, x बराबर बचेगा, यहाँ पर रूट 12 को लिखेंगे यहाँ 4 गुणा 3 माइनस 2, ठीक है, तो क्या आएगा इसके अंदर, रूट 12 को हम लोग लिखेंगे 2 रूट 3 माइनस 2, 2 रूट 3 माइनस 2, ये हम लोग लिखने वाले हैं। साथ में देखिए यहाँ माइनस का कॉमन लेने पर यहाँ पर चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो सही आंसर आएगा 2 रूट 3 प्लस 2, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो सही आंसर है यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून, ये लिख देंगे हम लोग 23 जून 1757 को में लड़ा गया था, ठीक है। अब अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब लड़ा था, किसका, बक्सर का, ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 22, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में लड़ा गया था। अब आगे देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कितनी बार की थी, 5 बार की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, कौन सा आएगा, नई दिल्ली, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो उसे 14% लाभ प्राप्त होता है। देखिए दोनों बार देखिए लाभ ही प्राप्त हो रहा है, पहले 12% का लाभ हुआ और फिर बाद में 14% का लाभ हुआ, तो मुझे बताओ कुल मिला के कितने का अंतर आ गया, यानी 2% का अंतर आ रहा है और इधर रुपए में 33 रुपये हैं, तो 1% बराबर 33/2, और यहाँ अगर मैं 100% निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, 33/2 गुणा 100, इसको हम सोल्व कर लेंगे, काट के सोल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 50, और फाइनली आंसर आएगा 0, 5 3 15 16, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1650, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर आएगा, देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे 1000, यह है छोटी से छोटी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। जब हम लोग इसका देखिए पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 3 3 3 9, कितना आ जाएगा बताइए, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए यहाँ तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बच गया, 6, आगे डबल 0 उतारेंगे तो 61 61, कितना आ जाएगा, 61। अब मुझे बताओ कितना शेष बच गया, 39, तो मुझे बताओ पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितनी संख्या घटानी पड़ेगी, 39, तो मुझे बताओ 100 में से कितना घटाऊँ, 39 घटा दूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर 39 मुझे घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो 39 घटा के आप लोग ले लेते हैं यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाता 961। अगर आपसे संख्या पूछी तो ये आंसर आ जाता, अगर घटाने वाली संख्या पूछी तो कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है, कर्नाटक में, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में,
ठीक है। गोल गुम्बद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। क्या है? गोल गुम्बद क्या है? सुल्तान अहमद, किसका है? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आदिल शाह का क्या है? मकबरा है। ठीक है, क्या है ये? मकबरा है, गोल गुम्बद। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे कि गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ठीक है, इसी प्रकार से और पूछा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिलवाड़ा का, किसका? कहाँ का? दिलवाड़ा का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा जा सकता है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू। कहाँ है? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर है? माउंट आबू है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे बीबी का मकबरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्या पूछा जा सकता है? बीबी का मकबरा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और बीबी का मकबरा ये कहाँ है? औरंगाबाद। कहाँ है? औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में पूछा जा सकता है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिए, ये भी राजस्थान में है। कितने दिन का? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी कहाँ पर है? ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात क्या होगा? तो ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि पूरे क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल जो इनकम दी गई है वो देखिए टोटल इनकम है 6,300 करोड़ रुपए है। 2010 में 8,100 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 8,100 हो गई थी। ठीक है, और 2015 में 10,800 करोड़ थी। ठीक है, तो 2001 से 2010 के बीच में हम देखेंगे 2001 से, ठीक है, 2001 से 2010 के बीच में जो वृद्धि हुई है 2001 में कितनी थी? देखिएगा 2001 में थी हमारे पास 6,300। 2010 के अंदर कितनी हुई? 8,100। तो कुल मिला के अगर वृद्धि देखी जाए तो कितने की वृद्धि हुई है? 1,800 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 1,800 की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से हम 2015 ठीक है, और 2015 में कितनी होगी? 10,800। 2000 अगर बात करते हैं 10 की और 2015 की बात करते हैं, ठीक है, तो 2015-10 में तो कितनी है? 8,100 और 2015 में 10,800। तो अगर यहाँ पर भी अंतर देखते हैं कि कितने की वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है? 2,700 करोड़ की वृद्धि हुई है। अब आपसे क्या पूछा गया है? 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2015 के बीच क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है। तो कितना है इधर रेशियो? 1,800। इधर कितना है? 2,700। काट देंगे हम लोग, 9 दूनी 18, 9 3 27। फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2:3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो देखिएगा इसका तो आंसर आ जाएगा रॉबर्ट पी विल्सन। लेकिन देखिए 2020 में जहाँ पर जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो 2020 में, तो हमें याद रखना है 2023 या 2024 का याद रखना है। ठीक है, 2023 या 2024 का आप लोगों को याद रखना है। फिलहाल किसी विशेष कूट भाषा में महाराजा को ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में रेन ड्रॉप को क्या लिखा गया? देखिए इसका नंबर 13 है, इसका कितना है? 26। तो कितने नंबर जोड़े गए हैं? 13। इसका नंबर 1 है, इसका 14। तो इसमें भी कितने नंबर जोड़े गए हैं? 13 नंबर जोड़े गए। इसमें भी 13 नंबर। अगर इसका 8 है तो इसका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 21 है। ठीक है, तो इसमें भी कितना जोड़ा गया है? इसमें भी 13 ही जोड़े गए हैं। इसका 1 है, अगर इसका देखेंगे तो 14। तो कुल मिला के 13 नंबर जोड़े गए हैं। आर का कितना होता है? 18। 18 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ? 31। 31 का मतलब क्या हो जाएगा? 26 +
5, और 5 का मतलब क्या होता है, ई होता है। तो पहला अक्षर मिल गया है हमारे पास। दूसरा ए, देखिए ए है, एक होता है। अब इसमें 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 14 का क्या होता है, एन। अब देखो यहाँ आई है, आई का मतलब कितना होता है, 9। 9 में कितना जोड़ेंगे, 13, 9, 12 हो जाएंगे, 12 यानी 22, और 22 का क्या होता है, वी, वही ई एन वी। इसी प्रकार से देखिए हम लोगों के पास एन है, अगला अक्षर कौन है, एन। एन का नंबर 14, 14 में कितना देंगे, 13, 13 और 14 कितने हुआ, 27, 27 का मतलब कितना हुआ, 26 प्लस 1, और यहाँ पर एक का मतलब क्या होता है, ए। तो ई एन वी ए, ई एन वी ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ई एन वी ए तो है नहीं, ई एन वी ए ये भी नहीं है, ई एन वी ए, इन दोनों में से आगे लेना पड़ेगा अगला अक्षर डी। तो डी का नंबर कितना होता है, 4, 4 और 13 कितने होते हैं, 17, 17 का क्या होता है, 17 का क्यू, ई एन वी ए क्यू। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 43 में आ जाएगा। देखिए कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। तो सही आंसर आ जाएगा 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन है P बराबर ये दिया है और Q बराबर ये दिया है, तो आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, हम लोग ये लेते हैं तो a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और इसको लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये कंबाइंड रूप में है जिसमें 2 इंटू 0.3 लिख सकते हैं, और ये b का मान हो जाएगा। तो कुल मिला के एक फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन जाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 0.3 प्लस सॉरी माइनस 0.03, इसका क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये p का मान आएगा, किसका मान आएगा, p का मान आएगा। इसको हम लोग थोड़ा और सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा इसका 0.27, और इसका भी क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो p बराबर जो वैल्यू आई है वो आएगी 0.0729, ये आ जाएगा। और q की वैल्यू हमें पता है 0.54 है, तो p बटा q लिखेंगे, p बटा q लिखेंगे तो 0.0729 बटे में क्या आएगा, 0.54। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो आएगा 0.135। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो इसके आंसर, सही आंसर आएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के अंदर आया था। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा भूरा। इसमें और भी चीज़ें याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति से संबंधित है ये। ठीक है, किससे है, श्वेत क्रांति किसके लिए है, श्वेत क्रांति। अगर हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध से। ठीक है, किससे है, दुग्ध से। अगर बात करते हैं पीली क्रांति, किसकी, पीली क्रांति की बात करते हैं तो पीली क्रांति है हमारे पास खाद्य तेलों से या तिलहन से, किससे, खाद्य तेलों और तिलहन से। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं अन्य कैटेगरी में बात करते हैं तो अन्य चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि नीली क्रांति है मत्स्य के लिए होती है, गुलाबी क्रांति है झींगा मछली के लिए होती है, सुनहरी क्रांति होती है वो बागवानी के उत्पादन के लिए होती है। अन्य और चीज़ें हैं जैसे लाल क्रांति लाल टमाटर और मांस उत्पादन के लिए, हरित क्रांति है, हरित सोना क्रांति है बाँस के लिए होती है। इस तरह से हम लोग और चीज़ें भी याद रख सकते हैं। आगे हमारे पास है अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए, उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। देखिए यहाँ पर एक चुनाव था, 100% मत थे, जिसमें से विजयी हुआ है उसको 48% मिले। ठीक है, और जो हारा है उसको 34% मत मिले हैं। इसके अलावा भी और भी देखिए जहाँ पर अमान्य थे वो भी कुछ बच चुके हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएंगे 8 4 12। ठीक है,
तो 82। तो अमान्य मत कितने हो गए? 18%। कितने हो गए? 18% अमान्य हो गए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 6800 मतों से उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये जीतने वाला था और ये हारने वाला था। हारने वाले को मत मिले हैं 34% बराबर कितने मिले हैं? 6800। भाग देंगे 1% बराबर क्या आएगा? 200। और 18% निकालेंगे तो कितना आएगा? 3600। कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा। तो ये तो हुआ है हमारे पास अमान्य मत। और भी पूछा है यहाँ पर विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन कितने मतों से जीते हैं वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कितने मतों से जीते हैं? वो है 14% मतों से जीते हैं। कितने प्रतिशत? 14%। तो हमें यहाँ से 14% और निकालना पड़ेगा। तो 14 इंटू 200 कितने हो जाएंगे? 2800। तो कुल मिला के देखिए जीता कितने मतों से? 2800 है। और देखिए अमान्य कितने हैं? 3600। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे कहा जाता है, देखिए जैवमंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल कहा जाता है? जैवमंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा इसके अंदर वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है? विधान परिषद। अगर अब बात करते हैं विधान परिषद की, तो अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद की न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए और इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ठीक है, वर्तमान में कितने ऐसे राज्य हैं जो कि विधान परिषद है? तो ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है? 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है। 2600 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रतिवर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। 10% की दर से साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या होगी? तो देखिए 2600 रुपये है। 2600 रुपये को 2 भागों में बांटेंगे हम लोग, P1 और P2। पहले भाग पर हमें 10% की दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, बराबर मिलता है। बराबर मिलता है तो हम लोग लिखेंगे SI1 बराबर SI2। इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे P1 R1, देखिए P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। देखिए बटे में जो 100 आता है वो बराबर कट जाएगा तो वो लेना नहीं है। अब मूलधन तो हमें नहीं पता लेकिन दर पता है 10 है और समय कितना है? 5। इसी प्रकार P2 दर कितनी है? 9 और समय कितना है? 6। अब हम लोग इसको काट लेंगे, जो चीज़ें कटती है उसको काट देंगे हम लोग। तो वैसे कटती नहीं है तो P1 इंटू कितना हो जाएगा? 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा P2 इंटू 27। तो P1 अनुपात P2 कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये तो हो जाएगा देखिए यहाँ पर इसका मान और ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 27:25 हो जाएगा। अब बात करते हैं मूलधन की, बात करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 42 अनुपात, ठीक है, 5:12। ठीक है, तो 52 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 2600। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा यहाँ? 26। 52 का भाग देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब 50 आ जाएगा, पूछा गया 10% की दर, और 10% की दर पर यानी हमने निकालना है P1 निकालना है। तो 10% की दर पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए 1:50 है तो 27 अनुपात कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 0, 35, 10 और 3, 13, 1350। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की मिलाकर औसत आयु 16.8 है। ठीक है, देखिए लड़कों और लड़कियों की औसत आयु 16.8 है। लड़कों की औसत आयु 15.4 है और लड़कियों की है 18.2 है और कुल मिला के 16.8 है। अब जब हम लोग यहाँ डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस में देखिएगा क्या आएगा। यहाँ पर अगर देखिए अंतर लेंगे तो अंतर देखिए कितना आएगा? 1.4 अनुपात 1.4। जब हम लोग इनको काट देंगे
तो काटने पर क्या आएगा, देखिएगा ये वैल्यू इससे कट जाएगी, 1:1 आएगा। सही आंसर आएगा बी ऑप्शन। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसे 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य कारण के कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही छोड़ देता है। इसका मतलब एलसीएम तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हम लोगों यहाँ ये तो आ चुकी है हमारे पास एफिशिएंसी। और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले ही कार्य किया। देखिए बी ने अकेले कितने दिन कार्य किया, 5 दिन। तो एफिशिएंसी कितनी है बी की, 2। कार्य कितने दिन, 5 दिन। कितना काम किया, 10। अब देखिए यहाँ पर 10 कम कर देंगे तो कितना बचा, 50। तो ये 50 जो कार्य है वो देखिए यहाँ पर ए ने कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ दिया है। ठीक है, तो दोनों साथ मिलके किए होंगे 50 कार्य को। तो ए और बी वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क कितना है, 50। एफिशिएंसी दोनों की 3 और 2 कितनी होती है, 5। कितने दिन बताओ, 10 दिन। ठीक है, पूछा क्या गया, इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितना समय। तो कुल जो टाइम लगा है वो लगा है 10 दिन तो शुरू में लग गए और 5 दिन बी को अकेले लग गए, तो कुल मिला के 15 दिन लगे हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 54 को 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग के फिल्मफेयर पुरस्कार से मिला था। तो इसका जो सही आंसर है गली बॉयज़ को मिला था। लेकिन देखिए यहाँ पर 2020 का हमें याद नहीं रखना है। ठीक है, 2024 का याद रखना। ठीक है, और 2024 में किसको मिला था, बात करते हैं 2024 में। अगर सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग जो पुरस्कार मिला था वो देखिए मिला था गली बॉयज़ को। किसको मिला था, गली बॉयज़ को 2020 में। 2024 में किसको मिला था वो देखना है। तो 2024 में मिला था 12वीं फेल। किसको मिला था, 12वीं फेल को मिला था। ठीक है, और इस देखिए यहाँ किस फिल्म के लिए मिला था, देखिए यहाँ पर अभिनेता को किसको मिला था, वो है रणबीर कपूर को। और अगर बात करते हैं एक्ट्रेस की बात करते हैं तो किसको मिला था, आलिया भट्ट को। ठीक है, तो रणबीर कपूर को मिला था एनिमल फिल्म के लिए और आलिया भट्ट को मिला था रॉकी और रानी के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित विषय में 30 अंकों में से प्राप्त अंक दर्शाए गए हैं। माध्यिका और बहुलक निकालने हैं। सबसे पहले बहुलक की बात करते हैं, जो सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार क्या आया है, 14 आया है। तो बहुलक तो आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। ठीक है, बहुलक तो हमारे पास 14 आ जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। अब माध्यिका है, माध्यिका के लिए सभी डेटा को हम लोगों को अरेंज करना पड़ेगा। कैसे, आरोही क्रम में। तो पहले लिखना पड़ेगा 7, फिर लिखना पड़ेगा 9, फिर देखिए 12 कितनी बार आए हैं, 3 बार। तो 12, 12 और 12 ये लिखने पड़ेंगे। फिर देखिए 13 कितनी बार आया है, 2 बार। तो 13 2 बार लिखने पड़ेंगे आपको, 1 बार और 2 बार। फिर 14 लिखने पड़ेंगे आपको 4 बार। देखिए 4 बार एक साथ ही आए हैं, 14, 14, 14 और 14। ठीक है, उसके बाद आपको लिखने पड़ेंगे 15, उसके बाद में 16, उसके बाद में 17। अब देखिए 18 3 बार आए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और देखिए 19 और फिर 20 2 बार। तो इस प्रकार हमारे पास कुल मिला के 20 छात्र हो चुके हैं। अब हम लोग काटेंगे इसमें, तो कैसे करेंगे, देखिए आगे से एक अक्षर, पीछे से एक अक्षर, ऐसे काटते जाएंगे 1 2। ठीक है, आगे से पीछे से काटते हुए चलेंगे तो हमें यहाँ से अंत में जो डिजिट मिलेगी उनको हम लोग माध्यिका निकाल लेंगे। ठीक है, एक इधर से काटते चलिए, एक इधर से काटते चलिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब बीच में 14 + 14 है और जोड़ के 2 का भाग देंगे तो देखिए माध्यिका 14 ही आएगी। ठीक है, तो हमें निकालना 2 × माध्यिका माइनस बहुलक कितना था, बहुलक 14 था। ठीक है, 28 में 14 गए तो वापस कितना आएंगे, 14। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, संयुक्त राष्ट्र परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। ठीक है, कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टीन से संबंधित है। किससे संबंधित है, अल्बर्ट आइंस्टीन से है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। मान लेते हैं भिन्न, देखिए अंश, देखिए और हर,
ठीक है। एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। अगर हर x है तो अंश x माइनस 2, और अगर भिन्न की बात करेंगे, ठीक है, अंश बटा हर, तो x माइनस 2 बटे x, ये आ जाएगी भिन्न संख्या। अब बोला यह गया है कि अंश को 2 से गुणा करें। क्या बोला गया है? अंश को 2 से गुणा करें। तो प्रश्नानुसार अगर 2x माइनस 2 अंश को 2 से गुणा कर दिया और हर को हर से 3 से गुणा करें, यानी हर x है उसको 3 से गुणा कर दिया, तो भिन्न संख्या 2/9 मिल रही है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 3x माइनस 6, और x से गुणा करेंगे x, तो 3x में से x कम करेंगे क्या आएगा? 2x, और 6 उस तरफ जाएगा तो कितना है? 6। x बराबर कितना आएगा? 3। अब x बराबर हम लोग 3 यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे 3, और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1/3। तो सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद में है p² प्लस q² माइनस r² बराबर 0, ये है। तो p की पावर 6 प्लस q की पावर 6 माइनस r की पावर 6 प्लस p² q² r², तो इसका क्या आंसर आएगा? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, तो p² प्लस q² बराबर लिख देंगे r², ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, इसका दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। ये क्यूब करते ही क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा p की पावर 6 q की पावर 6, ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a, यहाँ पर आ जाएगा 3ab, और 3ab मतलब 3p² और q², a प्लस b यानी p² प्लस q², ठीक है, और बराबर हो जाएगा r की पावर 6। अब इसकी जगह हम लोगों को पता है कि p² प्लस q² बराबर क्या होता है? r², तो हम लोग यहाँ क्या रखेंगे? यहाँ पर रख देंगे हम लोग, यहाँ r² रख देंगे। क्या रख देंगे? यहाँ पर r² रख देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा p की पावर 6 प्लस q की पावर 6, और इस वैल्यू को इधर ले आएंगे तो माइनस r की पावर 6 बराबर, और ये जो वैल्यू है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, तो क्या आ जाएगी? माइनस का 3p² q², और इसकी जगह रख दिया हमने r², ठीक है। चलिए, तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, ओके। चलिए, तो इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर करना है, देखिएगा किसका मान चाहिए। देखिए, अगर हम लोगों को इसका भाग देना है यहाँ पर, तो हम लोग इसमें भाग भी दे देंगे, तो क्या आएगा? p² q² और r² का भाग दे देंगे, तो इसमें भी p² q² और r² का भाग देंगे, तो क्या आंसर आएगा? माइनस का 3। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय शुरू किया और कुल लाभ ये हुआ, वर्ष के अंत में कुल लाभ ये हुआ। तो हम लोगों को किसी एक का मान निकालना है। तो इसको अगर सोल्व करते हैं तो 1 2 3 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। कितना आएगा? 12। तो सभी को 12 से गुणा करेंगे, 2 6 की 12 कितना आएगा? 6, 3 चौक 12 कितना आएगा? 4, और 4 का भाग देंगे, 4 3 12, ये आ चुका है। अब हमारे पास 6 4 10, 10 और 3 13, तो हमारे पास आ गया 13 अनुपात बराबर 15,600। 1 अनुपात बराबर 13 का भाग देंगे, 13 13 13 दूना 26, 26 1200। अब देखिए, हमें अगर एक का मान चाहिए, पहले व्यक्ति का मान चाहिए, तो 6 से गुणा करेंगे, तो 1200 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 7200। और कौन सा आंसर आएगा इसमें? ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर कक्षा 10 बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% ने ए ग्रेड और 20% ने बी ग्रेड और 30% ने सी ग्रेड और 40% ने डी ग्रेड। तो ए और बी ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या, ए और बी, तो अगर ए और बी की बात करते हैं तो ए ने देखिए 10% और बी ने कितना? 20%, कुल मिला के कितना? 30%। और ये 30% किनका है? 360 का 30% हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 108। और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है। नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका NNP है GNP माइनस डिप्रिसिएशन, GNP माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 64 नंबर के क्वेश्चन का। ठीक है। क्या है? एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज के तथा शेष। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर 1/2 भाग 1/3 भाग 1/2 और 1/2 और 1/3 कुल मिला के कितना होता है? 6, 3 2 2 3 5 5/6 होता है। तो बताइए शेष कितना हो जाएगा? शेष हो जाएगा दोनों का योग 5/6, शेष 1 माइनस 5/6 यानी कितना आ जाएगा? 1/6। ये हमारे पास मूलधन आ गया। माना कि देखिए यहाँ पर ये है, अगर मैं x मान लूँ तो ये सारा x/2 आ जाएगा, x/3 आ जाएगा, x/6 आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को टोटल ब्याज दे रखा है 82,000 रुपये ब्याज दे रखा है। तो पहला ब्याज होता है P1 R1 T1, यानी मूलधन है x/2, R1 कितना है? 5%। ठीक है। 5/100 ले लेते हैं और समय कितना है? 1 वर्ष। समय है हमारे पास 1 वर्ष। इसी प्रकार से दूसरा मूलधन है हमारे पास, ये रहा x/3 और दर कितनी दी गई है यहाँ पर? 8% और समय 1 वर्ष का ही है। फिर से देखिए अगला मूलधन कितना है? x/3, जो कि बात करते हैं शेष की। तो x/6 और दर कितनी है हमारे पास? 10%। कुल मिला के जो ब्याज आ रहा है वो 82,000 रुपये आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो क्या कॉमन ले लेंगे वो देखिएगा, x/100 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या? 5/2 और बचेगा यहाँ पर 8/3 और 10/6, ये कॉमन आ जाएगा बराबर 82,000। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ x/100 क्या आ जाएगा? एलसीएम 6 आ जाएगा। 2 3 6 15, 3 दूनी 6 16 और 6 10, ये एलसीएम आ जाएगा बराबर 82,000। इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे तो 100 उधर गुणा कर देंगे x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 3 और 1 4, 41/6 बराबर 82,000। अब हम लोग इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 2 बार काट दिया। ठीक है। ये 2 बार कट गया, 2,000 आ गया। ठीक है। 6 से गुणा करेंगे, x बराबर 6 दूनी 12, ये आ चुका है मेरे पास 12,000। कुल मिला के पूछा क्या है? कुल पूंजी कितनी है, और कुल पूंजी कितनी होगी? x का जो मान होगा वही आंसर आएगा। कितना आएगा? 12,000 रुपये आ जाएगा। अब देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तब BC का इस तक इस प्रकार बढ़ाया गया। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज बना लेंगे हम लोग ऐसे। अब बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ABCD, हम लोगों को लिख देना है यहाँ A B C और D, ये लिख देंगे। इसके बाद देखिए बोला गया है कि BC का E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है, यानी हम लोगों को इसको बढ़ाना पड़ेगा। और ये C था और कहाँ तक बढ़ाया है? E तक बढ़ा दिया गया है। साथ में बोला गया है BC बराबर CE, BC बराबर क्या है? ये और ये बराबर है। ठीक है। इसके बाद में बोला गया है यहाँ से AECD को मध्य बिंदु P से प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें देखिए ये रहा AECD को, ये CD है, इसको मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह से हम लोग अगर लाइन खींचते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास ये लाइन। ठीक है। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल हमें चाहिए।
ABE का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो हम लोगों को देखने से पता लग रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर। हम लोग ये कह सकते हैं AD समानांतर है BC, ठीक है, CBE का मध्य बिंदु है। साथ में हम लोगों को ये भी पता लग रहा है कि देखिए अगर ये कंडीशन है तो आप ये देखिएगा, ये इसका 1/3 हिस्सा है, याद रखिए। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, दोनों ही क्या होंगे, सर्वांग सम, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और ये भुजा और ये भुजा दोनों भी इक्वल है, ये भुजा और ये भुजा, ध्यान से सुनिएगा, ये भुजा दोनों इक्वल है। जब ये है तो दो भुजाएं एक कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है। अगर ये बराबर है तो ये देखिए कितना हिस्सा है, त्रिभुज ADDP बराबर क्या होगा, देखिए 1/3 चतुर्भुज ABCD ये होगा, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का ये हिस्सा होगा। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। तो देखिएगा अगर ये है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाली, इसको भी देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो त्रिभुज PCE बराबर भी क्या आएगा, 1/3 चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ये आ जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर अब हमें पूछा है त्रिभुज ABC। अब देखिए त्रिभुज ABC की जगह क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC, क्योंकि ये भी देखिए वो पूरा हिस्सा होगा हमारे पास में। बोला यह गया है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल के 1/2 के भाग के बराबर है, किसका, ABE का। अगर हम बात करें ABE का तो ABE जो होगा वो पूरा किसके बराबर हो रहा, पूरे चतुर्भुज के बराबर ही होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं त्रिभुज AB का क्षेत्रफल 1/2 ABCD के 1/3 ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि ये देखिए ये है हमारे पास में पूरा यही होगा, ठीक है। त्रिभुज ABE क्या होगा, त्रिभुज ABE किसके बराबर है, त्रिभुज ABE पूरे चतुर्भुज के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, अगर हम लोग इसमें भाग इससे गुणा कर देते हैं, ये 30 हिस्सा हो जाएगा, तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD के बराबर ही होगा, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है ये तीसरा हिस्सा हो गया, बाकी ये 3 हिस्से हैं ही हैं, तो 4 हिस्से, तो इसका मतलब ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर रख देंगे तो ये पूरे चतुर्भुज के बराबर है। तो A, B और E किसके बराबर है, पूरे चतुर्भुज के बराबर। कौन सा आंसर आएगा, C ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। सूचीबद्ध 4 संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो 66 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें देखिए क्या करना है, 9 का क्यूब है 729, 6 का क्यूब है 216, 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसका मतलब असंगत क्या है, C ऑप्शन है। √2 उधर भेज देंगे तो √x बराबर क्या होगा, √3 माइनस √2। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से x बराबर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2√6, कौन सा आ जाएगा, 5 माइनस 2√6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, a ऑप्शन हो जाएगा। एक वृत्ताकार मेज के परितः चारों ओर 6 दोस्त बैठे हुए हैं, यानी ये मेज के चारों ओर 6 दोस्त बैठे हुए हैं, 2 और ये 4 और ये बिठा दिया है 6। मोहन रोहित के सामने बैठा है, मोहन किसके सामने बैठा है, मोहन रोहित के सामने बैठा है, मोहन रोहित के सामने बैठा है, ठीक है। रोहित जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, जो राम और मोहित के बीच में बैठा है, देखिए जो कौन बात कर रहे हैं, रोहित की, ठीक है, किस किस के, राम और मोहित के बीच में बैठा है, राम और मोहित के बीच में बैठा है,
मोहित श्याम के सामने बैठा है। मोहित यहाँ श्याम के सामने बैठा है, ठीक है। रोहन के सामने कौन बैठा है? रोहन के सामने बैठा है राम। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मान यहाँ रख देंगे, y का मान भी यहाँ रख देंगे। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर टेन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 साइन स्क्वायर टी माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1 टेन स्क्वायर टी को लिखेंगे क्योंकि टेन टी बराबर क्या हो जाएगा? साइन टी बटे कॉस टी, ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर टी बटे कॉस स्क्वायर टी। इसको आगे लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 साइन स्क्वायर टी माइनस कॉस स्क्वायर टी बटे साइन स्क्वायर टी। अब जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर टी आ ही जाएगा, ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। और हम लोग ये जानते हैं कॉस स्क्वायर टी को क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? कॉस स्क्वायर टी को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर टी, और ये वैल्यू कट जाएगी। क्या आंसर आएगा? 1। इसका आंसर हो जाएगा 69। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 15 से है, उनका लघुत्तम समापवर्ती ये है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याओं का योग कितना है? दो संख्याएं ए और बी, इनका योग 1500 है। अब लघुत्तम समापवर्ती मतलब क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो ये एलसीएम गुणा एचसीएफ होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 16,379। अब दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है, तो इनको हम लोगों को ऑप्शन से करना है। किससे करना है? ऑप्शन से। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा? देखिए कि 1489 प्लस 11 कितना होता है? 1500। और साथ में अगर पहले ऑप्शन से करते हैं तो, और देखिए 1489 गुणा 11 करते हैं तो क्या यहाँ पर 16,379 आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। तो ठीक है, ये कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर आया है वो है एम.एन. रॉय। अब क्वेश्चन ये आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी आप याद रख सकते हैं। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, ठीक है। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक, ये थे सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अब बात आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। साथ में क्या है? संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। अब पूछा गया घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण पूछा गया है। किसका पूछा गया? घनाभ का विकर्ण। और जो घनाभ का विकर्ण होता है वो होता है √L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, जिसमें हम लोग देखेंगे यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लगभग 200। और 200 को अगर हम लोग टुकड़े में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 100 × 2, तो आंसर आ जाएगा 10√2। तो फाइनली आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर यदि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है तो x³ - 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है? सभी में क्या x का भाग देना है, ठीक है। सभी में x का भाग देना है, x का भाग देंगे और यहाँ भी x का भाग देंगे। ऐसा करने पर क्या होगा? पूरे समीकरण में क्या होगा? x - 2 + 1/x बचेगा बराबर 0। अब ये 2 उस तरफ जाके किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हम लोग कर देंगे इसमें, तो बचेगा क्या? x + 1/x इक्वल टू क्या बचेगा? 2। हमें x³ ये चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोगों को x बराबर, देखिए यहाँ पर
x बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो जाता है 2, जो कि समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट करे। अब मैं भी यहाँ पर x बराबर क्या रखूँगा 1, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब और 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 - 1/1, यानी कुल मिला के मेरे पास जो आंसर आएगा वो 0 आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षण संस्थान का संचालन किसके संरक्षण में होता है? तो इसका सही आंसर है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नियंत्रण में होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रूट 3 सवाल है, रूट 3 इकाई भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब पूछा गया है परिवर्त की त्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए इसके परिवर्त की त्रिज्या आपसे पूछी गई है। क्या पूछी गई है, परिवर्त की त्रिज्या, ये आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये त्रिज्या आपसे पूछी गई है। तो इसमें देखिए त्रिज्या निकालने का जो तरीका होता है, भुजा बटे रूट 3, ये आपकी त्रिज्या होती है परिवर्त की। किसकी होती है, परिवर्त की, ठीक है। अब आपको पूछा ही डायरेक्टली यही है, तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, ए का मान क्या होगा, देखेंगे हम लोग यहाँ पर ए का मान दिया है रूट 3, यानी भुजा दी गई है रूट 3, नीचे भी रूट 3 आएगा, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या को 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 40% की बताया गया वृद्धि, और फिर देखिए 40% की क्या की है, कमी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा XY, क्या हो जाएगा 40 × 40 बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए एक बार वृद्धि एक बार कमी में चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर कि ये 40% माइनस का, 40% प्लस का, तो कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, माइनस का 16% आएगा, और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी हो रही है। तो कुल मिला के यहाँ पर कमी हुई है 16% की कमी हुई है, ठीक है। तो 40% की वृद्धि 40% की वृद्धि करने पर कुल मिला के 16% की कमी हुई है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है। या तो इस हम लोग देखिए इनका क्या ले लेंगे, हम लोग इनका या तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे ऑप्शन से, ठीक है। तो 400 है और 400 में क्या 12 का भाग नहीं जाता है। फिर देखिए यहाँ अगली पूर्ण वर्ग संख्या है 625, क्या 625 में 12 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अगली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है 900, क्या 900 में 12 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 15 का जाता है, बिल्कुल जाता है। 18 का जाता है, बिल्कुल जाता है। क्या ये पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका देखिए सही आंसर आ जाएगा, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिव कुमार शर्मा। 79 का नंबर है, 49वीं समानांतर पैरेलल के बीच सीमा रेखा है, कौन कौन से दो देशों के बीच समानांतर रेखा है? तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो है अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर सीमा रेखा है। अगर हम बात करते हैं अन्य देशों की बात करते हैं तो एक होता है मैकमोहन, ठीक है। क्या होता है, मैकमोहन रेखा। एक मैकमोहन रेखा की बात करते हैं तो ये होती है भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में, भारत और चीन के बीच में। अगला बात करते हैं हम लोग रेड क्लिप, क्या करेंगे, रेड क्लिप रेखा की बात करते हैं। तो रेड क्लिप रेखा की बात करते हैं तो ये किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान, क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए ये सीमा रेखाएं आप लोगों को याद रख लेनी है। इसके बाद में अगली चीज़ें हम लोग याद रखें, हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है। तो हिंडनबर्ग जो रेखा है, हिंडनबर्ग रेखा है, ये है देखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, ठीक है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। देखिए ये जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे भी, लेकिन हम लोग बात करते हैं डोरंट रेखा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डोरंट रेखा की बात करते हैं तो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, किस किस के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये चीज़ें याद रखनी। 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, अगर 24वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं, समानांतर रेखा की बात करते हैं
तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों को, ठीक है कि नहीं है, ये है। अब यहाँ 49 पूछा गया था अमेरिका और कनाडा के बीच में। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह है, इसका सही आंसर है एप्पल। एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह था, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। सेब से संबंधित रोग को किसके नाम में, किसके रूप में जाना जाता है। तो सेब से संबंधित रोग को यहाँ पर फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिविलरी की दर्पण छवि का चयन कीजिए। अब देखिए दर्पण छवि तो ये आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, वाई। तो वाई तो सभी में सेम होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ आर है, आर उल्टा आएगा, आर देख लेंगे तो आर तीनों में है। उसके बाद एल, एल उल्टा आएगा, एल उल्टा, ठीक है, एल भी उल्टा है तो ये तो गलत हो जाएगा, तीसरा अक्षर एल आना चाहिए। अब देखिए ए देखिए ए वैसे का वैसे आएगा, इसमें ये उल्टा दे दिया यानी जल प्रतिबिंब दे दी, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो कि किसकी चेतावनी देता है। तो लाइकेन देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। किसकी चेतावनी देता है, वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग सोल्व करने से पहले इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये कितना होगा, 1/2 इंटू 1/3, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है, 1/6 और 5/6। इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6/6, तो ठीक है, ये तो हो जाएगा 1। हम लोग सोल्व करेंगे, 1/2 इंटू 2/3 माइनस 3/4 और 1 गुणा 4/21, ये है। अब हम लोग और सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो कटते हैं वो वैल्यू काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगी, बचेगी क्या, 1/3 माइनस 3/4, ठीक है, 3/4 इंटू, देखिए यहाँ और कट जाएगी 4/21, और काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से और काट देंगे हम लोग, किससे काट देंगे, 3 से काटेंगे तो 3 से कम 3, 3 7 21। तो अपने पास जो आंसर बचा 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/7, और एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, 3 7 21, 7 और 7 21 3, तो आंसर आएगा 4/21। 4/21 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 86 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक्सेस को ये लिखा जाता है तो एक्सीलेंस को क्या लिखा जाए, देखिए 1 3 3 5 19 19, यानी इनके नंबर है 1 3 3 5 19 और 19 है। इसी में क्या लिखेंगे, 5 और इसका कितना हो जाएगा 24, इसका 3 5 12 12 5 14 3 5, ठीक है, 5 24 3 5 5 24 3 5 12 12। तो इसमें जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 87 नंबर, शांति की बेटी चांदनी की शादी अभी से हुई है। देखिए शांति है, ये हो जाएगी शांति, ठीक है, शांति की बेटी चांदनी की शादी, ये आ जाएगी चांदनी, ओके। चलिए इसकी शादी है, ये चांदनी आ जाएगी इसकी, और ये चांदनी लिख दी हमने, और इसकी शादी किससे हुई है, अभी से हुई है। किससे हुई है, अभी से हुई है, ठीक है, ये हो जाएगा, ये फीमेल और ये मेल, यहाँ पर आ जाएगी चांदनी, ठीक है। अभी आगे है आंचल की शादी शांति, आंचल की शादी शांति के नाती या पोते। अब देखिए इनके कोई ना कोई पुत्र या पुत्री होगी, ठीक है कि नहीं है। आंचल की शादी शांति के नाती या पोते सैंडी से हुई है। देखिए यहाँ पर देखिए ये हुई, ये है सैंडी, कौन है, सैंडी, ठीक है। आंचल की शादी हुई है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंचल, क्या आ जाएगा, आंचल, ये आ जाएगा। अब इसकी शादी किससे हुई है, सैंडी से, वो किसके है, शांति का ये पोता है या फिर नाती है। अभी का नाती पोता करण है, अभी का नाती कौन है, अभी का नाती या पोता कौन है, करण है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अभी का जो नाती, ये जो पोता है वो क्या है, करण है। अब देखिए करण कौन होगा, देखिए यहाँ पर अभी है, अब उसका कोई ना कोई देखिए यहाँ पर बेटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बेटी भी होगी, तो मान लेते हैं कि इसकी कोई बेटी है और ये बेटी है, उसका बेटा कौन है, करण है, कौन है, करण है,
ठीक है, चलिए आगे देखिए, सूर्य आंचल का पुत्र है। सूर्य किसका पुत्र है? आंचल का। देखिए यहाँ लिख देंगे सूर्य, क्या लिख देंगे? सूर्य, ये सूर्य आ जाएगा। सूर्य तो आंचल का पुत्र है। अब आगे देखिए, कर्ण से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, रश्मि कर्ण की माँ है। रश्मि क्या है? यहाँ रश्मि आ जाएगी। रश्मि क्या है? कर्ण की माँ है। अब मुझे बताओ इस कंडीशन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ कर्ण से, सूर्य कर्ण से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए यहाँ से ये देखिए, सैंडी और रश्मि दोनों क्या है? भाई बहन है। क्या है? भाई बहन है। तो अब देखिए यहाँ पर बुआ का लड़का, अब ये कह सकता है, ठीक है, तो बुआ का लड़का क्या रहेगा? कजिन। तो कजिन में क्या जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। 87 में क्या जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अगला क्वेश्चन में क्या आएगा? तो 26 है, 25 है, 24 है, 23 है, 22 है और 21 है। और 21 में क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। और 6 का क्या हो जाएगा? एफ आ जाएगा। 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 आ जाएगा। और 1 का क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यू एफ ए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें सही आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ी सी एरर हमें देखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, जबकि यहाँ पर बुझाई कितनी है? 8। और ये कितने हैं? 7। और बुझाई कितनी है? 8। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, जबकि बुझाई, देखिए बुझाई कितनी है? 7। और ये कितने हैं? 5। बुझाई 7 है और ये कितने हैं? 6, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर बुझाएं कितनी होगी? 6 और अंदर के चिन्ह कितने होंगे? 5। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर? ए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसमें भी ऐसी है लेकिन ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब देखिए आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो एरर थी थोड़ी सी, आएगा ए ऑप्शन देना है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 8 18 32 और 50, अगला नंबर क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले अंतर देखेंगे तो इनमें 10 का है, इनमें अंतर देखेंगे तो 14 का है, अगर इनमें अंतर देखेंगे तो 18 का है, अगर हम लोग इसमें अंतर देखेंगे तो कितना आएगा? 4। इसमें कितने का आएगा? 4 का, ठीक है। अगर आगे भी देखिए 4 का आया तो 18 4 कितने हो जाएंगे? 22। 50 और 22 कितने आ जाएंगे? यहाँ पर 72 आ जाएंगे। और 72 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, सरायू, पिंकी, तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं। अगला क्वेश्चन है, सरायू, पिंकी, तनीषा और ममता 4 दोस्त हैं, 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं और जे कॉलेज में पढ़ने वालों में से एक गणित में अच्छा है और दूसरा सभी में। तो हमारे पास 4 दोस्त हैं जिसमें से 2 जे कॉलेज में पढ़ते हैं। जे में से देखिए एक है वो गणित में अच्छा है, ठीक है, और दूसरा क्या है? सभी में। अब बता गया एक्स कॉलेज और ए कॉलेज में प्रत्येक में एक तो एक्स कॉलेज और एक कॉलेज में एक एक पढ़ते हैं। ए कॉलेज में पढ़ रही है, कौन पढ़ रही है? तनीषा। तनीषा कहाँ पढ़ रही है? तनीषा ए कॉलेज में पढ़ रही है। और पिंकी गणित में अच्छी है और ये पिंकी आ जाएगी यहाँ पर, पिंकी गणित में अच्छी है। सरयू विज्ञान में अच्छा नहीं है। देखिए ये तो सभी में अच्छा है तो ये विज्ञान में अच्छा नहीं है, विज्ञान को छोड़कर है, ठीक है, विज्ञान को छोड़कर बाकी में अच्छा है ये, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर कौन आ जाएगा? सरयू। तो अब मुझे बताओ कौन बच गया? ये तनीषा आ गई, ये पिंकी आ गई, ये सरयू आ गया। अब बच गई ममता। तो देखिए ममता है वो सभी में अच्छी है, पूछा यही गया है कि सभी विषयों में कौन अच्छा है, तो सही आंसर आ जाएगा ममता, डी ऑप्शन। 19 29 59 और 79, आगे का नंबर क्या आएगा? तो देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या में बढ़ती हुई संख्या है 19 29 59 और 79। तो आगे जो नंबर आएगा बढ़ते हुए क्रम में कौन सा आएगा? तो वो आ जाएगा हमारे पास 89 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 89। देख ली यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या थी, देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बांधते हैं 2 3 5 7 11 13
17, 19, ठीक है, 19 हमारे पास आ ही गया है। 19 के बाद में 23, 29, ठीक है, 29 भी आ चुका है। फिर इसके बाद में 31, 37, 41, और 41 के बाद में 43, 46, ठीक है, ऐसे 53, 59। अब ये 59 आ गया आगे वाली, ठीक है। तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि बढ़ते हुए क्रम में और कौन सी संख्या आ रही है। तो बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ। 61, 67, 71, 73, 79, ठीक है, 79। तो 79 आ, उसके बाद में अगली जो अभाज्य संख्या आएगी वो 89 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए निष्कर्षों कथनों से प्राप्त किया जा सकता है? परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए छात्रों को जुर्माना देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, यदि दंडित किया जाता है तो छात्र समय सीमा का पालन करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई छात्र समय पर सीमा परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, परीक्षा शुल्क के देर से भुगतान के लिए होने वाला जुर्माना राजस्व का बड़ा स्रोत है। ये देखिए, ये भी गलत है। सभी शुल्क का भुगतान समय पर किया जाना चाहिए, अन्यथा उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही निष्कर्ष इसका निकलता है। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले के साथ। टिड्डा एक कीट है, लकड़बग्गा क्या है? तो देखिए, एक लकड़बग्गा क्या है? एक स्तनपायी है, स्तनपायी है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें देखिए वर्गीकृत किया गया, भाला, कैटापुल्ट, पिस्टल, राइफल, कौन बेहतर तरीके से वर्गीकृत करता है? यानी ये सारी कौन सी कम्युनिटी में आते हैं? तो देखिए, कम्युनिटी की बात करते हैं तो ये देखिए, ये हथियारों की कम्युनिटी में आते हैं। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, हथियारों की कम्युनिटी, यानी हथियारों की कम्युनिटी में ये आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए 96 का नंबर क्वेश्चन है। जिस जिस प्रकार से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जिस प्रकार से ये और ये एक दूसरे से देखिए अपोजिट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ एरो गया। तो इसमें देखिए लेफ्ट साइड से एरो, तो इधर की तरफ राइट साइड की तरफ एरो हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आएगा? देखिएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है ये वर्ग है, तो इसमें वर्ग के अंदर एरो होना चाहिए। यहाँ सर्किल में है, इसलिए ये तो आंसर होगा नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के लिए नेट पास करना अनिवार्य है, ये बोला है। कॉलेज में शिक्षण के लिए नेट एक वांछनीय योग्यता है, देखिए ये सही नहीं है। नेट लोगों को बेहतर शिक्षक बनने में प्रदान करता है, ये भी सही नहीं है। नेट पढ़ाने में लाभ पहुंचाता है, ये भी सही नहीं है। केवल नेट पास करने वाले ही कॉलेज में शिक्षण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन है, 2016, 2017, 2018 लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या पास होने वालों की, ये भी लड़के और लड़कियों की संख्या है। तो अब आपसे पूछा गया है इसमें कि 35,400 है, ठीक है। कितना है यहाँ? 35,000। देखिए, दी गई सारणी में एक विशेष शहर में एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाती है। 2016 में लड़कियों के छात्र उत्तीर्ण होने वाले और लड़कों के छात्र उत्तीर्ण होने वाले हैं। 2017 में भी लड़कियों के उत्तीर्ण होने वाली संख्या है और लड़कों की उत्तीर्ण होने वाली संख्या है। ये 2018 में है लड़कियों की, और ये लड़कों की उत्तीर्ण होने की संख्या है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए हम लोगों को प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की संख्या ऐड करेंगे, लड़कों और लड़कियों की संख्या ऐड करेंगे, ठीक है कि नहीं है? तो देखिए प्रतिशत निकालेंगे, तो लड़कों और लड़के 2016 की बात करते हैं। सबसे पहले 2016 की बात करते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की अगर इनको ऐड कर देते हैं तो कितनी हो जाती है? देखिएगा, इनको ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर 2016 के अंदर बात करते हैं तो ये हो जाएगी 24426,000। अब देखिए कितने में से है ये हो जाएगा 3,54,000, ये हो जाएगा, ठीक है, 54,000 और मल्टीप्लाई में 100। अब हम लोग इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको जो सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आता है? 69%। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास 2017 में आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएंगे ये टोटल
ये टोटल आ जाएंगे 3,54,000 गुणा में 100। यहाँ भी हम लोग काट देंगे 0 से 0, जब हम भाग देंगे तो लगभग लगभग आएगा 72%। कितना आ जाएगा? 72% आ जाएगा। ये 72% हो जाएगा। ठीक है, अब 2018 की बात करते हैं तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करने पर जो हमारे पास आएंगे टोटल वो आ जाएंगे 251,340 डिवाइड बाय देखिए 3,54,000, यहाँ एक जीरो और कर देना और गुणा में 100। जब इसको हम सोल्व करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो हमारे पास आता है लगभग लगभग 71%। अब हम लोगों को इन परसेंटेज का क्या ले लेना है? औसत ले लेना। इसका 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 तीनों को ऐड करेंगे तो 69 और 72 और 71 जब ऐड करेंगे तो ऐड कितना आ जाएगा इनका? 221। अब हम लोगों को पूछा औसत, तो कितनी योग है? 221। राशियाँ कितनी है? 3। तो औसत कितना है? लगभग लगभग 71%। तो लगभग लगभग 71% का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? यहाँ बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि संचार साधन टेलीफोन और पत्र देखिए किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इसके अंदर टेलीफोन, पत्र और देखिए संचार। ओके, तो ये सारे के सारे देखिए कौन क्या है? देखिए यहाँ हमारे पास है कि संचार में क्या क्या आएगा, ये देखिएगा। संचार में आ जाएगा यहाँ पर ये संचार के साधन कौन कौन से हैं? टेलीफोन भी संचार के साधन है और पत्र भी क्या है? संचार के साधन हैं। तो क्या हो जाएंगे? संचार साधन कौन है? टेलीफोन और पत्र। एक थाली में 2 लड्डू, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? ये सारे के सारे किस गेम से संबंधित है? तो गोल्फ गेम से संबंधित है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ ये सेट कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये सेट पसंद आता है और आगे भी ऐसी क्लासेस हम कंटिन्यू रखें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच।